मीमांसा एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है और करंट में वो टॉपिक चूज किया गया है जो कल्चर का पार्ट है, जो आपके हिस्ट्री के कल्चर का पार्ट है। तो ये 2024 में और 2023 में जितने भी आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक जो हैं चर्चा का विषय रहे उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये लेक्चर आपके लिए 2025 का प्री हो, 2025 का एमपीपीएससी का प्री हो, या अभी आपका 2024 का मेंस है एमपीपीएससी का, उसमें आपको 2 मार्कर के लिए जो लेक्चर महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो प्लीज वो लेक्चर वॉच कीजिए। तो पहला है शांति निकेतन। तो शांति निकेतन जो है ये चर्चा का विषय क्यों बना था, करंट में टॉपिक क्यों चल रहा था, तो इसके पीछे कारण है शांति निकेतन भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन चुका है। यानी कि शांति निकेतन जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में सूची में इसका नाम आ चुका है, शामिल हो चुका है, और ये भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन चुका है। ठीक है, तो इसलिए चर्चा विषय बना हुआ था। अब ये समझ जाइए कि शांति निकेतन अगर 2 मार्कर में आता है तो आपको किस किस पॉइंट को इंक्लूड करना है। तो पहला पॉइंट, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था, तो वो किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हुआ क्लियर? ठीक है, शांति निकेतन जो है तपोवन और गुरुकुल जैसी प्राचीन वैदिक परंपराओं से प्रेरित था। इसमें वृक्षों की छाया के नीचे खुली हवा में कक्षाएं आयोजित की जाती थी। एक्चुअली जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इन्हें स्कूल जाना और स्कूल में वो टाइमिंग और वो सब्जेक्ट वाइज से क्लास करना ये पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने ऐसे विद्यालय की स्थापना की थी जहां बच्चा आए, ओपनली पढ़े और जैसे जहां बैठना है, जिस क्लास में बैठना है उस क्लास में बैठे। इनकी ये मान्यता थी, इसलिए इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। ठीक है, शांति निकेतन जो है 1921 में विश्व भारती नामक एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद आता है 1951 में विश्व भारती एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदल गया और रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं इसके पहले कुलपति थे, और वर्तमान में शांति निकेतन को ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, हुआ क्लियर? रविन्द्रनाथ जी के बारे में 2 फैक्ट याद रखना कि रविन्द्रनाथ जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिखे गए गीत या गान 2 राष्ट्रों के राष्ट्रीय गान बन चुके हैं। एक है बांग्लादेश और एक है भारत। नेक्स्ट है पवित्र होयसल मंदिर समूह। तो ये चर्चा विषय क्यों बना हुआ था, तो इसके पीछे कारण है हाल ही में यूनेस्को ने कर्नाटक के पवित्र होयसल समूह मंदिर को भारत का 42वां विश्व धरोहर घोषित किया है। यानी 41वां कौन सा था, वो था शांति निकेतन। 42वां कौन सा है, वो है पवित्र होयसल मंदिर। हुआ क्लियर? अब यहाँ बात चली है किसकी, समूह की। समूह यानी पे 3 मंदिर है। यहाँ पे एक मंदिर है चिन्नाकेश्वर मंदिर, ये वाला मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर होयसल मंदिर है, और ये मंदिर दिख रहा है ये केशव मंदिर है। इसमें 3 मंदिर है, इसलिए इसको होयसल मंदिर समूह कहा गया है। हुआ क्लियर? तो ये मंदिर है चिन्नाकेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण जो है 1117 में किया गया था। इसके द्वारा किया गया था, तो राजा का नाम है राजा विष्णुवर्धन ने किया था। ठीक है, और ये जो मंदिर है, ये मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु को। इसका नाम क्या है, नाम है चिन्नाकेश्वर, और चिन्ना का अर्थ होता है सुंदर और केशव, ये दोनों नाम जो है विष्णु के नाम है, इसलिए ये मंदिर समर्पित है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है होयसल मंदिर। होयसल मंदिर की स्थापना हुई थी 1121 में। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण है वो किया था विष्णुवर्धन राजा ने किया था, और ये मंदिर में ही भगवान शंकर का एक रूप है। कौन सा रूप है, वो है नटराज के रूप में भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है। और शिव का जो नटराज रूप है ये विश्व में संहार ये देवता के रूप में विख्यात है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पीटी में कि नटराज के रूप में भगवान शिव किस मंदिर में स्थापित है, होयसल के, तो वो कौन सा मंदिर है, होयसल का मंदिर है। हुआ क्लियर? अब तीसरा है केशव मंदिर। केशव मंदिर का निर्माण जो है ये हुआ था 1268 में, और इस मंदिर का निर्माण जो है राजा नरसिंह तृतीय ने कराया था। और ये जो कावेरी नदी है उसके किनारे ये मंदिर है। यहाँ पर एक त्रिकुट मंदिर है। त्रिकुट मंदिर क्यों कहा गया है, यहाँ मंदिर भगवान कृष्ण के 3 रूपों अर्थात एक है जनार्दन, एक है केशव और एक है वेणुगोपाल, तीनों को समर्पित है, इसलिए त्रिकुट मंदिर है। कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि त्रिकुट मंदिर किसका भाग है, तो वो केशव मंदिर का भाग है। त्रिकुट मंदिर का संबंध किस देवता से है, तो भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि उनके 3 रूप है, एक है जनार्दन, केशव, वेणुगोपाल। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है कोणार्क सूर्य मंदिर। अब ये चर्चा में क्यों बना हुआ था, तो इसका करंट में इसलिए बना हुआ था क्योंकि हाल ही में अभी 2023 को G20 शिखर सम्मेलन में विश्व के नेताओं के सामने प्रसिद्ध कोणार्क चक्र सूर्य मंदिर के पहिए पर उत्कीर्ण चक्र का
प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, इसलिए ये जो मंदिर है ये चर्चा का विषय बना हुआ था। तो कोणार्क मंदिर क्या है ये समझ जाइए। कोणार्क मंदिर जो है ये एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। हुआ क्लियर? इसे ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं और इसका निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में गंगवंशी राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। गंगवंशी शासक नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में कराया था। ठीक है, यह मंदिर जो है भगवान सूर्य को समर्पित है। ये पहिए सूर्य की खगोलीय गति को दर्शाते हैं। जो पहिए हैं यहाँ पर ये सूर्य की गति को दर्शाते हैं। और इस मंदिर के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक वाक्य कहा था और वो वाक्य है, यह एक ऐसी जगह है जहाँ के पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठ है। हुआ क्लियर? तो कई बार क्या होता है एमपीएससी इस प्रकार से कोट पूछ लेता है कि ये कोट किसके द्वारा और किसके लिए कहा गया था। तो ध्यान रखना कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए कहा था कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ के पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठ है। हुआ क्लियर? और ये जो मंदिर है, इस मंदिर में रथ है और इस रथ को 7 घोड़े, इस मंदिर को 7 घोड़े खींच रहे हैं। ठीक है, और 7 घोड़े, भगवत गीता में इन 7 घोड़ों को गायत्री, उष्णिक, अनुस्तुवा, बृहति, पंगति, त्रिष्टुप, जगती नाम दिया है। ये संभवतः वेदों के पवित्र छंदों को लयबद्ध प्रस्तुति का एक प्रतीक माना गया है। ठीक है, तो इसमें घोड़े कितने हैं? 7। कई बार क्या होता है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में कि जो हड़प्पा कालीन जो रथ मिला है, ये रथ को खींच कौन रहे हैं? बैल, घोड़ा, सांड या शेर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोणार्क मंदिर में जो रथ है, इस रथ में कितने घोड़े हैं? तो वो 7 घोड़े हैं। और ये 7 घोड़े किसको प्रस्तुत करते हैं? तो ये है वेदों के पवित्र छंदों को लयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने का प्रतीक है। हुआ क्लियर? और ध्यान रखना इन घोड़ों के नाम पर इंद्रधनुष के 7 रंगों पर आधारित है। नेक्स्ट है शारदा मंदिर। ये चर्चा में क्यों बना हुआ था? तो जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में टीटावाला गांव में नियंत्रित रेखा यानी कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब नवनिर्मित शारदा मंदिर में नवरात्रि को पूजा का आयोजन किया गया था, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ था। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए। जो शारदा पीठ है इन क्षेत्रों में 3 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। अन्य 2 तीर्थ स्थल कौन से हैं? तो एक है मार्तंड सूर्य मंदिर और एक है अमरनाथ मंदिर। यह मंदिर मार्तंड मंदिर से काफी मिलता जुलता है। हुआ क्लियर? जो प्रसिद्ध विद्वान और यात्री हुए हैं अलबरून ने मंदिर का उल्लेख करते हुए यानी कि शारदा मंदिर का उल्लेख करते हुए कहा था कि एक प्रतिष्ठित पूजनीय और तीर्थ स्थलों में से एक है। हुआ क्लियर? तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि किस मंदिर के लिए अलबरून ने कहा था कि प्रतिष्ठित पूजनीय तीर्थ स्थल है, तो वो है शारदा मंदिर। ये क्यों पूछ सकता है? क्योंकि वर्तमान में यहाँ पे नवरात्रि में पूजा हुई है, चर्चा का विषय बना हुआ है, एक नेशनल न्यूज थी, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। हुआ क्लियर? और 2 मार्क के लिए इतने फैक्ट काफी हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो नृत्यिका की मूर्ति। ठीक है, अब ये जो मूर्ति है ये मूर्ति मिली थी हमें मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अब ये मूर्ति चर्चा विषय क्यों बनी हुई थी? क्योंकि दिल्ली में आयोजित हुआ था इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का शुभारंभ हुआ था। और शुभारंभ जो हुआ था तो मोहनजोदड़ो की जो नृत्यिका की मूर्ति है से ये प्रेरित था। तो ये जो मूर्ति है चर्चा का विषय बनी हुई थी। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए। तो जो नृत्यिका की मूर्ति है ये सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो पुरास्थलों में से प्राप्त हुई थी। कौन सी? ये नृत्यिका की मूर्ति। और लगभग ये 2500 ईसा पूर्व पुरानी है। ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैक ने 1926 में मोहनजोदड़ो की खुदाई में नृत्यिका की मूर्ति प्राप्त की थी। वर्तमान में यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी हुई है। और ये मूर्ति बनी किससे थी? ये मूर्ति बनी थी लास्ट वैक्स विधि से। यह एक मोम तकनीक होती है, इससे विधि से एक मूर्ति बनती है, तो उससे बनी हुई थी। ठीक है, इसकी नृत्य मुद्रा के कारण इसे डांसिंग गर्ल नाम दिया गया है। तो इतने फैक्ट आपके काफी। नेक्स्ट है नटराज प्रतिमा। अभी बता चुका हूं आपको मैं कि जो होयसल मंदिर समूह है उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान मिल चुका है। ठीक है, इस समूह में 3 मंदिर है। 3 मंदिर में एक चिन्नाकेश्वर है, एक केशव है और एक है होयसल मंदिर। होयसल मंदिर में जो भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव इसमें जो रूप लिया गया है, जो मूर्ति है वो नटराज प्रतिमा है। हुआ क्लियर? ठीक है, तो नटराज प्रतिमा आपके किसी भी स्टेट एग्जाम, किसी भी वनडे एग्जाम, किसी भी पीएससी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो जो नटराज प्रतिमा है ये जान लीजिए कि ये चोल शासक नटराज भगवान शिव को कुल देवता मानते थे।
यानी कि ये चोलकालीन प्रतिमा है, पहला हो गया। ठीक है, ये जो नटराज प्रतिमा है ये सृष्टि के चक्रीय रूप से सृजन और विनाश को प्रदर्शित करती है। यानी ये जो प्रतिमा है सृष्टि का सृजन और उसका विनाश दोनों को प्रदर्शित करती है। हुआ क्लियर? ठीक है, और इसमें जो पंचकृत या शिव की 5 क्रिया है, एक है सृजन, एक है संरक्षण, एक है विनाश, एक है तिरोभाव और एक है अनुग्रह। अनुग्रह की अभिव्यक्ति यानी 5 जो क्रिया है भगवान शिव की उसको ये दर्शाती है। हुआ क्लियर? इसमें जो डमरू है, ये डमरू है, ये डमरू जो है सृष्टि के सृजन का प्रतीक है। और जो अग्नि है ये अग्नि है, जो अग्नि है अग्नि सृष्टि के विनाश का प्रतीक है। जो ये मुद्रा है इस मुद्रा को बोलते हैं अभय हस्त मुद्रा। और ये जो मुद्रा है भय को दूर करने और सुरक्षित अस्तित्व और आश्वासन देने का प्रतीक है। ये जो मुद्रा है इस मुद्रा को बोलते हैं 2 हस्त मुद्रा। और ये जो दिख रहा है आपको बौना बच्चा, बौना बच्चे के ऊपर भगवान शिव है, नटराज भगवान जो है खड़े हैं। अब ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी बन सकता है, यूपीएससी बन सकता है कि नटराज प्रतिमा में भगवान शंकर जो है किस बच्चे के ऊपर खड़े हैं। तो ध्यान रखना इस बच्चे का नाम है अपस्मार। अपस्मार, अपस्मार कौन था? अपस्मार एक दैत्य था और जो मानव के पथभ्रष्ट होने का कारण जो है ये अपस्मार होता था। ठीक है, इसलिए अपस्मार के ऊपर ही ये भगवान शिव जो है नृत्य कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नटराज प्रतिमा में जो बच्चा दिखाया जा रहा है या भगवान शंकर जिसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं वो बच्चे का नाम कौन है? तो वो कौन है? तो वो एक दैत्य है और दैत्य का नाम है अपस्मार। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है संगोल। तो संगोल चर्चा में क्यों बना हुआ था? क्योंकि जो नई संसद बनी है वर्तमान में, इस नई संसद में संगोल या राजदंड को स्थापित किया गया है, इसीलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि संगोल है क्या? तो संगोल का संबंध जो है 1947 भारत की आजादी से भी है। कैसे है वो समझ जाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 14 अगस्त 1947 को तमिलनाडु के जो मठ है वहां से कुछ अधिमानों यानी पुरोहित से संगोल ग्रहण किया था। इसे सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। यानी सत्ता जब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है तो संगोल उसे प्रदान किया जाता है ताकि वो अपना राजपाट नीति सम्मत करे। संगोल इसका प्रतीक है और संगोल जो है चोलकालीन प्रथा थी। हुआ क्लियर? अब संगोल के बारे में जाने। संगोल एक तमिल शब्द है और ये सेम्माई से लिया गया है जिसका अर्थ है नीति परायणता। यह इस धारणा को दर्शाता है कि हाथ से उत्कीर्ण और शीर्ष पर विराजमान कौन? नंदी। विराजमान नंदी जो है अपनी निर्भीक दृष्टि से सब देख रहा है और जो सब देख रहा है तो आप अपने ही कार्य के प्रति साक्षी भाव है और जब आप अपने ही कार्य प्रति साक्षी होते हो तो आप कुछ भी गलत नहीं करते, वो नीति सम्मत होता है। हुआ क्लियर? संगोल जो है चोल साम्राज्य में संगोल को कर्तव्य पथ, सेवा पथ, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि सत्ता के हस्तांतरण को दर्शाने के लिए राजदंड सौंपना संगम युग के बाद से प्रचलन में है। तो आपके लिए जो संगोल है ये 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्लीज इसे 2 मार्क के लिए तैयार कर लेना। नेक्स्ट है नया संसद भवन। हाल ही में देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है और इस संसद भवन का निर्माण किया गया है सेंट्रल विस्टा विकास या फिर पुनर्विकास योजना के तहत। सेंट्रल विस्टा योजना जो है 1931 में शुरू की गई थी। इस योजना में राष्ट्रीय भवन, नॉर्थ साउथ ब्लॉक, संसद भवन, अभिलेख कार्यालय और इंडिया गेट के निर्माण को शामिल किया गया है। संसद भवन जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना है। नए संसद भवन का आकार क्या है? वो है त्रिकोण है। इसे पद्मश्री वास्तुकार बिमल पटेल के द्वारा डिजाइन किया गया है। यह डिजाइन भारत की सांस्कृतिक विविधता से प्रेरित है। इसे अगले 150 वर्षों की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आपके लिए ये जो बिमल पटेल है ये आपके लिए आईएमपी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सेंट्रल विस्टा योजना कब की है? तो ये 1931 की है। और ये जो संसद भवन है इसकी भावना क्या है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत है। इसका आकार क्या है? तो त्रिकोणाकार है। और कितने वर्षों की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो 150 वर्षों के। इतने कंटेंट आपको याद होना चाहिए।
और इसी संसद भवन में संगोल या राजदंड को अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया है। ध्यान रखना कि संगोल या राजदंड सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक है। नेक्स्ट है एकात्मक की मूर्ति। एकात्मक की मूर्ति यानी कि भगवान शंकराचार्य। शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना ओमकारेश्वर में की गई है और उसकी हाइट रखी गई है 108 फीट। और ये अवस्था देख रहे हो आप शंकराचार्य की, ये अवस्था दर्शाई गई है 12 वर्ष की। 12 वर्ष की अवस्था क्यों दर्शाई गई है? क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था में ही भगवान शंकराचार्य जो है केरल से मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर आए थे अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इसीलिए 12 वर्ष की अवस्था को दर्शाया गया है। इन्होंने एक वाद दिया था और वाद है कौन सा? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब होता है कि 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 10 नहीं है। जब ये नहीं है, ये नहीं है, तो बचता क्या है? यहाँ पे एक बचता है, यानी कि एक है। वो एक क्या है? वो एक है ब्रह्म, यानी कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, इनका एक सूत्र था। तो इस प्रकार से जो शंकराचार्य है आपके 2 मार्कर और आपका पीटी दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्होंने एक वाद दिया था, वो भी एक कौन सा है? वो है विवर्तवाद। और विवर्तवाद जो है मध्य प्रदेश 2022 का जो मेंस है वहां पे ये क्वेश्चन पूछ चुका है 15 मार्कर में। ठीक है, तो जो विवर्तवाद है वो क्या था? विवर्तवाद जो है इन्होंने बताया था सृष्टि की रचना का एक कारण है, यानी कि शंकराचार्य के कारणता सिद्धांत की जो प्रतिपादन है किसमें किया गया है? वो किया गया है विवर्तवाद में। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई विधि को टकाई विधि कहा जाता है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने सामूहिक रूप से जहाज निर्माण की पुरानी तकनीक को पुनर्विकसित किया है। ठीक है, एक्चुअली एक चला है प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रोजेक्ट है मौसम। ठीक है, जो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने पूरी तरह से फंडिंग की है इसकी और जहाज डिजाइन या निर्माण का कार्य किया है, परंतु ये जो डिजाइन आई कहां से? तो विचार आया है अजंता के एक टंकण विधि से निर्मित जहाज के चित्र से लिया गया है। यानी जो अजंता की गुफा है वहां पे एक टंकण विधि से निर्मित जहाज के चित्र को देखा गया और वहां से ये विधि का आइडिया आया और जो प्रोजेक्ट मौसम है उसके अकॉर्डिंग इसके और जो संस्कृति मंत्रालय है उसका एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मौसम के अनुरूप ये जहाज निर्माण किया जाएगा। हुआ क्लियर? और जो प्रोजेक्ट मौसम है उसका उद्देश्य हिंद महासागर से सटे देशों के बीच संचार को फिर से जोड़ना, पुनः स्थापित करना। इससे इन देशों के बीच में सांस्कृतिक मूल्यों और सरोकारों को समझने में समझ बढ़ेगी। हुआ क्लियर? प्रोजेक्ट मौसम का जो लक्ष्य है वो हिंद महासागर की सीमा से लगे 39 देशों के साथ सामुद्रिक सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्निर्माण करना है। हुआ क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टकाई विधि का संबंध किससे है? तो जहाज निर्माण से है। टकाई विधि के अंतर्गत जो जहाज बनाए जा रहे हैं वो किस प्रोजेक्ट के द्वारा बनाए जा रहे हैं? तो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट मौसम। और किस मंत्रालय के द्वारा चला जा रहा है? तो वो है सांस्कृतिक मंत्रालय। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है बाघ प्रिंट। तो बाघ प्रिंट चर्चा में क्यों था? क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने धार जिला प्रशासन के संयोग से बाघ प्रिंट का आधारित टिकाऊ बैग बनाने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया है। इसका जो नाम है बाघ प्रिंट क्यों है? तो बागिन नदी के तट पर स्थित एक गांव है, बाघ गांव के नाम पर ये बाघ प्रिंट रखा गया है। इस प्रिंट में सफेद पृष्ठभूमि पर लाल और काले रंग के वनस्पतियों रंगों का उपयोग किया जाता है और इस प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये शैली कितनी प्राचीन है? तो ये प्राचीनतम शैली है, मध्य पाषाण काल की शैल चित्रकला से संबंधित है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य चर्चा में क्यों था? तो यूनेस्को ने गुजरात के गरबा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया गया है। जो गरबा लोक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर अभी समय 2003 के प्रावधान के तहत आईसीएस सूची में शामिल किया गया है। गरबा आईसीएस सूची में शामिल होने वाला भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। गरबा नृत्य के बारे में जान लीजिए। यह एक अनुष्ठित भक्तिपूर्ण लोक नृत्य है। इसका आयोजन जो है हिंदू त्योहार नवरात्रा के दौरान किया जाता है। गौरतलब है कि नवरात्रा उत्सव के दौरान शक्ति की उपासना की जाती है। गरबा नृत्य का नाम संस्कृत शब्द गर्भ से लिया गया है। नवरात्रा की जो रात होती है उसके अवसर पर मिट्टी के घड़ों में कई छेद किए जाते हैं। इसके बाद एक दीप
प्रज्वलित करके इसके अंदर रखा जाता है। इस दीपक को ही गर्भदीप कहा जाता है। हुआ क्लियर? यानी एक मटका पकड़ते हैं, मटके में छेद करते हैं, उसके अंदर एक दीप जलाते हैं और दीप जो दीप जलता है अंदर इस मटके के अंदर उसको ही गर्भदीप कहते हैं, जिसके आसपास लोग गरबा करते हैं। यह नृत्य देवी अम्बे मां के चित्र के आसपास किया जाता है। इस दौरान नर्तक वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में घड़े के चारों ओर चक्कर लगाकर नृत्य करते हैं। इसमें पारंपरिक ढोल, ड्रामा, अन्य संगीत वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो ये था गरबा नृत्य। हुआ क्लियर? तो अभी हाल ही में G20 का सम्मेलन हुआ है भारत में, ठीक है, 2023 में। तो भारत की ओर से यहाँ पे कुछ कुछ जो सांस्कृतिक वस्तु हैं उनकी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो वो ये वस्तु क्या है, इनका राज्य और ये किस जनजाति से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो एक है पिथौरा चित्रकला। पिथौरा चित्रकला का संबंध किससे है? राजस्थान और मध्य प्रदेश, दो राज्य से है। और जनजाति कौन सी है? ये जनजाति कौन सी है? भील। ये कहाँ की है? ये मध्य प्रदेश की है। नायल कहाँ की है? राजस्थान की है। ताड़ी कहाँ की है? राजस्थान की है। यानी ये भीलों का ही एक पार्ट होता है ताड़ी, ठीक है। राठवा ये कहाँ की है? राजस्थान की है। जनजाति द्वारा बनाई जाती चित्रकला कौन सी? पिथौरा चित्रकला। मध्य प्रदेश और राजस्थान, दो राज्यों का संबंध किससे है? पिथौरा चित्रकला से। जनजाति कौन सी है? भील, नायल, ताड़ी, राठवा जनजाति। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है अंगोरा और पश्मीना शॉल। जो अंगोरा और पश्मीना शॉल है ये राज्य किस राज्य के हैं? तो राज्य है लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के उत्पाद हैं। और इन्हें बनाने वाली जनजाति है बौद्ध जनजाति और एक है भूटिया जनजाति। हुआ क्लियर? ठीक है। जो पश्मीना शॉल है, ये पश्मीना एक बकरी होती है, यानी बकरियों में एक प्रजाति होती है पश्मीना बकरी, उसकी जो बाल निकलते हैं उससे जो शॉल बनती है उसी को पश्मीना शॉल कहते हैं। और ये उत्पाद कहाँ का है? लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का ये उत्पाद है। हुआ क्लियर? इसे दो जनजाति बनाती है, एक है बौद्ध जनजाति और एक है भूटिया जनजाति। नेक्स्ट है अंबाबाड़ी धातु शिल्प। अंबाबाड़ी धातु शिल्प जो है ये राजस्थान की शिल्प कला है। और इसे बनाता कौन है? इसे जनजाति बनाती है कौन सी? उसका नाम है मीणा जनजाति बनाती है। हुआ क्लियर? गोंड पेंटिंग, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो जनजाति पाई जाती है गोंड जनजाति, गोंड जनजाति ही एक पेंटिंग बनाती है, इसे गोंड पेंटिंग कहते हैं। और इसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। इसलिए ये आपका मेंस का 2 मार्कर हो, 7 मार्कर हो या फिर 11 मार्कर हो, तीनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जाता है मेंस की दृष्टि से, और पीटी के लिए तो है ही, ठीक है। एक है सौरा पेंटिंग। जो सौरा पेंटिंग है ये उड़ीसा के कारीगरों द्वारा बनाई गई है। हुआ क्लियर? तो G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ था वहां पे प्रत्येक देश ने अपने तरफ से दो दो पांडुलिपि प्रस्तुत किए, वहां प्रदर्शित की गई है। तो भारत ने यहाँ पर 2 पांडुलिपि का प्रदर्शन किया है, एक है शारदा लिपि और एक है अष्टध्यायी। तो शारदा लिपि हस्तलिपि में ऋग्वेद पांडुलिपि का प्रदर्शन किया गया है। मैक्स मुलर द्वारा जो संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद की गई थी कौन सी? ऋग्वेद का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। जो अष्टध्यायी है, अष्टध्यायी के हस्तलिखित संस्करणों का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना आप, ये जो आप बता रहा हूं मैं, यहां से क्वेश्चन उठने की संभावना है प्री, मेंस, वनडे तीनों में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि शारदा लिपि का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद पांडुलिपि से संबंध है। मैक्स मुलर ने किसका अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी में कराया था? तो वो ऋग्वेद कराया था। ये पूछ सकता है कि मैक्स मुलर की कौन सी कृति का G20 शिखर सम्मेलन में किया गया है? तो वो है ऋग्वेद। हुआ क्लियर? अष्टध्यायी के जो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अष्टध्यायी है उसके संस्करण का प्रदर्शन कहाँ किया है? G20, G7, G8, ठीक, कहीं पर भी, या फिर ब्रिक्स में। तो आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन की G20 में किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं प्री में, वनडे में, और मेंस में तो आपका ऋग्वेद, अष्टध्यायी, ये आपके 2 मार्क के लिए बने बुना है। नेक्स्ट है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि ग्वालियर और
कोंची कोंड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। अब इसमें 2 शहरों को शामिल कर लिया गया है, तो जिसमें से जो ग्वालियर शहर है उसको संगीत का शहर कहते हैं और जो कोंची कोंड है ये साहित्य का शहर है। तो जो ग्वालियर है, ग्वालियर का संबंध किससे है? वो संगीत से है। यहाँ पे 2 महान संगीतज्ञ पाए गए हैं, एक है तानसेन और एक है बैजू बावरा। और ग्वालियर घराने की उत्पत्ति का स्थान भी यही है। यह हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना में से एक है। हुआ क्लियर? और जो कोझीकोड है ये कहाँ पर है? तो ये राज्य कौन सा है? ये केरल राज्य में है और इसे साहित्यिक शहर की दृष्टि से यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है संत मीराबाई। संत मीराबाई चर्चा में क्यों था करंट में? तो वो इसलिए था क्योंकि वर्तमान में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाई गई है। और जो संत मीराबाई कहाँ की थी? ये उत्तर प्रदेश मथुरा की थी और ये भक्ति आंदोलन की महान कवियों में से एक है। रहस्य हिंदुवादी कवि है और ये निर्गुण और ये सगुण भक्ति धारा के कवित्री हैं। सगुण दो शब्द होते हैं, एक होता है सगुण भक्ति धारा और एक है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण और निर्गुण में क्या अंतर होता है? जिसका आकार है, जिसका रंग है, जिसका रूप है, जिसका गुण है, ये होते हैं सगुण। और जिसका आकार नहीं है, रंग नहीं है, गुण नहीं है, ये होते हैं निर्गुण। ठीक है, ये हुआ क्लियर। अगर आप मंदिर जा रहे हो, वहां पे भगवान राम की मूर्ति लगी है और उसके आप पैर पड़ रहे हो, तो आप सगुण उपासक हो। परंतु आप सोए हुए हो और आपको ईश्वर की याद आ रही है और आप बिना इमेजिंग करे ईश्वर को याद कर रहे हो, ईश्वर को पूज रहे हो बिना इमेज के, ना वहां रंग है, ना वहां रूप है, ना वहां गुण है, तो आप जो है निर्गुण उपासक हो। हुआ क्लियर? तो ये निर्गुण और सगुण में अंतर होता है। तो जो मीराबाई थी ये सगुण उपासक थी। कई बार वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो मीराबाई है ये सगुण उपासक है, निर्गुण है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? वो निर्गुण उपासक है। भगवान कृष्ण की ये परम भक्त थी। ठीक है, इनका विवाह जो है राणा सागा के पुत्र हुए थे कुंवर भोजराज से हुआ था। राणा सागा वही है जिसने हुमायूं का बाप कौन था? बाबर से युद्ध हुआ था। कौन से युद्ध हुआ था? वो हुआ था खनवा का युद्ध। बाबर और राणा सागा के बीच में हुआ था खनवा का युद्ध। और इसी युद्ध में जो बाबर की सेना है उसने बोल दी थी कि हम हथियार डाल रहे हैं, वो राणा सागा है, राजपूत है, हम उससे नहीं लड़ पाएंगे और लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। तब यहां पर जो है बाबर ने एक वर्ड दिया था, एक नारा दिया था, उसको बोलते हैं जिहाद का नारा। ये नारे का मतलब था कि हम हिंदू राष्ट्र को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, तुम ये युद्ध तो लड़ो। इसमें जोश उत्पन्न हुआ किसमें? बाबर की सेना में, और बाबर की सेना युद्ध लड़ी और राणा सांगा हार गया। तो जो जिहाद का जो नारा है या फिर जो हिंदू राष्ट्र से मुस्लिम राष्ट्र बनने का नारा किसने दिया था? तो वो बाबर ने दिया था राणा सागा के युद्ध लड़ने के लिए अपने सैनिकों को। हुआ क्लियर? उन्हीं का पुत्र हुआ है कौन? कुंवर भोजराज। और इन्हीं की पत्नी कौन हुई है? मीराबाई। और मीराबाई जो है ये एक संत थी। कौन सी? भक्ति काल की। अब मीराबाई जो है संत रैदास के शिष्य थे। देखना, एक हुए हैं रामानंद। रामानंद के जो शिष्य हुए हैं वो हुए हैं कबीर। कबीर के जो शिष्य हुए हैं वो हुए हैं रैदास। रैदास शिष्य कौन हुए हैं? वो हुई है मीराबाई। हुआ क्लियर? और जो मीराबाई है ये सगुण भक्ति धारा के संत हैं और जो कबीरदास है वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है रानी दुर्गावती। अब रानी दुर्गावती जो है वर्तमान में करंट का विषय क्यों बनी हुई थी? तो उसके पीछे कारण है इनकी 5वीं जयंती मनाई गई है, इसलिए ये चर्चा का विषय बनी हुई थी और इनकी मूर्ति स्थापित की गई है इसी मौके पर जौलपुर में। हुआ क्लियर? जो रानी दुर्गावती है ये चंदेल राजकुमारी थी और इनके पिता का नाम था कीरतपाल सिंह और इनका विवाह हुआ था किससे? दलपत शाह से। और दलपत शाह जो है एक मध्य प्रदेश के गोंड राजवंशी थे। इनकी मृत्यु के बाद
राजवंश जो होता है, राजपाट, ये संभालती है। और ये संभालती है तो मालवा में एक शासक होता है, कौन सा? बाज बहादुर। बाज बहादुर को बहुत बार ये हराती है, ठीक है। और जो मुगल है, मुगलों से भी इनकी लड़ाई होती है, ठीक है। तो मुगल से जो लड़ाई होती है, ये होती है 1564 के आसपास होती है। हुआ क्लियर? और इसी वक्त जो अकबर था, अकबर के सेनापति था कौन? आसफ खां से इसका संघर्ष होता है रानी दुर्गावती का। हुआ क्लियर? दो क्वेश्चन पूछता है कि जो आसफ खां है, इसने किस पर आक्रमण किया था? तो रानी दुर्गावती पर किया था। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कब किया गया था? तो 1564 में किया गया था, ठीक है। और इसके नेतृत्व में ही रानी दुर्गावती यहाँ पर पराजित हो जाती है, किससे? आसफ खां से। क्योंकि आसफ खां यानी कि एक अकबर का सेनापति, कितनी बड़ी सेना रही होगी, इनकी छोटी सेना, इसलिए वो हार जाती है, ठीक है। सबसे मूल बात याद रखना कि ऐतिहासिक लेखक में इनका हमें कहानी मिलती है। तो दो लेखक कौन से हैं? एक है अबुल फजल, एक है अबुल फजल, और एक है ब्रिटिश सेनापति हैं सलीमन। सलीमन और अबुल फजल के जो लेख हैं, वहां पर हमें दुर्गावती कहानी मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पीटी बन सकता है कि रानी दुर्गावती की कहानी या बारे में जानकारी हमें किन दो लेखक ने चर्चा की है, ठीक है। तो एक है अबुल फजल और एक है कर्नल सलीमन। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज। ये चर्चा के विषय क्यों बने हुए थे? तो इसलिए बने हुए थे क्योंकि इनका जो राज्याभिषेक हुआ था उसको 350 वर्ष हो चुके हैं। उसकी वर्षगांठ में महाराष्ट्र में रायगढ़ में समारोह का आयोजन किया था। रायगढ़ में क्यों किया गया था? क्योंकि यहीं पर ही इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था। किसने? शिवाजी महाराज ने। शिवाजी महाराज ने जो है स्वराज्य की स्थापना का जो कार्य है वो शुरू किया था, कहां से? पुणे से। तो शिवाजी महाराज का तो आपका 7 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा? इनका प्रशासन। हुआ क्लियर? तो वो आप देखे चल जाना। देखना, ध्यान रखना कि इनका अभी वर्तमान में करंट में चर्चा चली है, और वर्तमान में ही महाराष्ट्र में अभी 500 करोड़ की मूर्ति बनी थी 2023 में, जो टूट चुकी है। तो सिंपल सी बात है, चर्चा विषय बने हुए हैं। तो इनका प्रशासन और 7 मार्कर में, और जो है मराठा, मराठा का उदय कैसे हुआ, दूसरा क्वेश्चन। और 3 मार्कर में शिवाजी महाराज। ये आप 2 मार्कर में शिवाजी महाराज, जितना आप करके चले जाना। यहां से 3 में से क्वेश्चन को देखने को मिलेगा 2024 का मध्य प्रदेश पीएससी का मेंस में। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान। ये आपके लिए पीटी, प्री और +2 मार्कर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चर्चा के विषय क्यों बने हुए थे? क्योंकि 2023 में इनकी 125वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, ठीक है। तो यहां से आप पीटी बेस पे एक ही क्वेश्चन याद रखना कि 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो वो किया था सर सैयद अहमद खान ने किए थे, ठीक है। और 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किए गए थे। और जो दो राष्ट्र है, पाकिस्तान और भारत, सिद्धांत के संस्थापक के रूप में इनको माना जाता है। तो आप सिर्फ ये कंटेंट और ये कंटेंट याद रखना कि ये दोनों कंटेंट कई वनडे एग्जाम और कई स्टेट पीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट है महर्षि दयानंद सरस्वती। चर्चा के विषय क्यों बने हुए थे ये 2023-24 में? क्योंकि 2023 में 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में उच्च स्तरीय समिति गठन किया गया है, इसलिए ये चर्चा का विषय बने हुए थे। हुआ क्लियर? दयानंद सरस्वती संबंधी कुछ तथ्य है वो जान लीजिए। पहला तथ्य ये है कि एक महान समाज सुधारक थे। इनका मूल नाम क्या था? वो था मूल शंकर। इन्होंने एक वेदों की परम सत्ता को स्वीकारा था और नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। और 1876 में यानी 1876 में ही पहली बार इन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। और
1975 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनके सारे फैक्ट जो है 2 मार्कर के लिए और पीटी फैक्ट के लिए और वनडे एग्जाम के लिए सबकी दृष्टि से ये आईएमपी हो जाते हैं। नेक्स्ट है अरविंद घोष। अरविंदो घोष जो हैं ये चर्चा में क्यों बने हुए थे? क्योंकि इनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पुदुचेरी में इनका एक आश्रम है, ओरोविलो आश्रम, वहां पर इनका संपन्न हुआ है, समारोह संपन्न हुआ है, इसलिए ये चर्चा का विषय बने हुए थे। इनसे संबंधित कुछ तथ्य वो जान लीजिए। ये एक महान कवि, महान दार्शनिक, महान आध्यात्मिक नेता, क्रांतिकारी ये सभी थे। और इन्होंने आईसीएस जो वर्तमान में इसे आईएएस कहते हैं एग्जाम को, वो एग्जाम भी इन्होंने क्रैक कर चुका था, परंतु जो घुड़सवारी है वो ना आने के कारण ये वहां पर असफल हो गए थे। इनका दर्शन है एक समग्र अद्वैतवाद, जिसे इंट्रीगल युवा कहते हैं। समग्र अद्वैतवाद का मतलब यह है कि पत्थर हो, जड़ हो, चेतन हो, मनुष्य हो, जानवर हो, सभी में एक स्तर के बाद वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इनका एक दर्शन था, जिसे इंट्रीगल योगा या समग्र अद्वैतवाद कहते हैं। ठीक है, और ये 9 वेदांती थे। 9 वेदांती और वेदांती में अंतर क्या होता है? तो जो 9 वेदांती है वो जगत को मिथ्या नहीं मानते, जगत को भी उतना ही सत्य मानते हैं जितना कि वो ब्रह्म को सत्य मानते हैं। ये होते हैं 9 वेदांती। और जो वेदांती होते हैं वो जगत को मिथ्या मानते हैं, ब्रह्म को सत्य मानते हैं। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ये किसका वाक्य था? शंकराचार्य का वाक्य था। तो जो जगत और ब्रह्म को दोनों को सत्य मानते हैं वो कहलाते हैं 9 वेदांती। और वेदांती कौन कहलाते हैं? जो जगत को मिथ्या और ब्रह्म को सत्य मानते हैं। तो छोटा सा अंतर होता है। ठीक है, भारत में जो गर्म दल के जो नेता होते हैं उसके ये अग्रदूत थे। भारत में 2 दल चले हैं, एक है गर्म दल और एक है नरम दल। तो 1885 से 1905 तक जो काल चला है, ये काल चला है नरम दल के नेताओं का काल चला है। और 1905 से लेकर 1915 तक काल चला है किसका? गरम दल के नेता का काल चला है। और 1915 से लेकर 1947 तक काल चला है किसका? गांधी जी का। हुआ क्लियर? ठीक है, तो ये नरम दल के नेताओं में अग्रदूत थे कौन? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने 1908 में अलीगढ़ मुस्लिम षड्यंत्र में ये गिरफ्तार हो चुके थे। आप क्वेश्चन ये पूछता है कई बार कि अरविंदो घोष को किस षड्यंत्र के द्वारा गिरफ्तार किया गया था? 1909 1908 में किया गया था। और कौन सा षड्यंत्र था? वो था अलीगढ़ षड्यंत्र। ठीक है, और अरविंदो घोष जो है 1902 में अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, तो इनका संबंध जो है अलीगढ़ षड्यंत्र से रहा है। 1908 में इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनका संबंध जो है संस्थापक सदस्य रहे हैं किसके? अनुशीलन समिति की। ये कब बनी है? 1902 में बनी है। ठीक है, तो ये आपके 2 मार्कर और पीटी सभी के लिए यहाँ पे जितने मैं बता चुका हूँ फैक्ट, ये आईएमपी है। तो प्लीज अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा जो है ये चर्चा का विषय क्यों बने हुए थे? वो इसलिए बने थे क्योंकि 15 नवंबर को इनका बर्थडे आता है। ठीक है, और 15 नवंबर 2021 को ही जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि इसी दिन बिरसा मुंडा क्या आता है? जन्मदिन आता है। इसीलिए बिरसा मुंडा वर्तमान में चर्चा का विषय बने हुए थे। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मध्य प्रदेश पीएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है, पीएससी में, मध्य प्रदेश पटवारी में, मध्य प्रदेश एसआई में, मध्य प्रदेश की वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हबीबगंज स्टेशन है उसका नाम जो है किस तारीख को कमलापति कर दिया गया है? तो उसका आंसर देना 15 नवंबर 2021 को। इसी दिन नाम चेंज कर दिया गया और इसी दिन को ही जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है।
इनका संबंध जो है एक आंदोलन से रहा है, और वो आंदोलन कौन सा है? वो आंदोलन है उलगुलान। ठीक है, उलगुलान जो है ये 3 मार्कर में एक बार मध्य प्रदेश पीएससी में पूछ चुका है, तो पॉसिबल ये है कि 2 मार्कर में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और ये क्या था? ये एक उत्पाद मचाने वाला आंदोलन था, क्योंकि जो जनजाति है, जनजाति का यहाँ पर जो अधिकार होता जंगल में, वो अधिकार छीना गया था और इनके ऊपर शोषण किया गया था। इसी के खिलाफ इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसको बोलते हैं उलगुलान आंदोलन, और इनका संबंध किससे है? बिरसा मुंडा जी से है। तो उलगुलान आंदोलन, बिरसा मुंडा, जनजाति गौरव दिवस, ये आपके 2 मार्कर बन सकते हैं। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे पार्ट 2 करेंट का, आर्ट एंड कल्चर का, आपका भारतीय इतिहास का जो स्थापत्य कला है, जो मूर्ति है, जो मंदिर है और जो व्यक्ति है, यहाँ पे करंट समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 में। ओके, थैंक्स। इसकी पीडीएफ जो है मीमांसा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल में वहाँ प्राप्त हो जाएगी, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो है आपका जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास में जो स्थापत्य कला है, जो व्यक्ति हैं, जो मंदिर हैं, ये 2023 से 2024 के बीच में चर्चा का विषय बने हुए थे। तो वो चर्चा का विषय क्यों बने हुए थे उसके बारे में जानेंगे, और उनके कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ तथ्य जानेंगे। और ये जो लेक्चर है ये करंट का टॉपिक है, हिस्ट्री प्लस करंट का टॉपिक है। तो ये पार्ट 3 है। पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, ये पार्ट 3 है, तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा आप एक बार। ठीक है, और ये पार्ट 3 है, तो प्लीज़ पर लेक्चर वॉच कीजिए कि ये जो आपका आने वाला 2024 का मेंस है, 2025 का यूपीएससी का प्री है और 2025 का ही एमपीपीएससी का प्री है, वहाँ पर ये आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो प्लीज़ पर लेक्चर वॉच कीजिए। पहला है मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है चर्चा विषय क्यों बना हुआ था, तो उसके पीछे कारण है, अभी हाल ही में मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया गया। कहाँ पर? हरियाणा राज्य में, इसलिए चर्चा का विषय बने हुए थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मिहिर भोज कौन थे? ठीक है, तो मिहिर भोज जो है ये प्रतिहार राजवंश के महान शासक थे, और इन्होंने उपाधि धारण की थी, वो की थी आदि वरा की। आदि वरा की उपाधि क्यों धारण की थी? क्योंकि ये भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे, इसलिए इन्होंने आदि वरा की उपाधि धारण की थी। एक यात्री है, कौन सा? अरब व्यापारी। ठीक है, और इस यात्री ने कहा था कि जो गुर्जर प्रतिहार का महान सम्राट बताया था, किसे? मिहिर भोज को। हुआ क्लियर? ठीक है, 3 अभिलेख हैं, एक है वराह अभिलेख, एक है दौलतपुर अभिलेख और एक है कहाला अभिलेख। इन तीनों अभिलेख बताया गया है कि जो मिहिर भोज है उसका जो नियंत्रण मध्य प्रदेश, मालवा और राजपूताना क्षेत्र में था। तो ये क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश पीएससी के लिए आईएमपी हो जाता है कि किस अभिलेख में बताया गया है कि मिहिर भोज का जो नियंत्रण क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र भी था। तो उसके 3 अभिलेख हैं, एक है वराह अभिलेख, एक है दौलतपुर अभिलेख और एक है कहाला अभिलेख। हुआ क्लियर? जो राज तरंगिणी है उसमें बताया गया है कि जो मिहिर भोज का जो विस्तार है शासन का, वो उत्तर में जम्मू कश्मीर तक था। और जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, किसमें? एक राष्ट्रकूट, एक पाल और गुर्जर प्रतिहार, इनके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भी मिहिर भोज ने भाग लिया था। ठीक है, और एक अभिलेख है ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति में बताया गया है कि जो देवपाल है उसके पुत्र को इसने हराया था। किसने? मिहिर भोज ने हराया था। तो जितने भी कंटेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है, तो जो आपकी नोट्स होगी उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको हेल्प हो सके। नेक्स्ट है श्री अल्लूरी सीताराम राजू। ये चर्चा का विषय क्यों बने हुए थे? तो ये चर्चा का विषय इसलिए बने हुए थे क्योंकि इनकी जयंती का 125वां वर्षगांठ मनाया गया, और साथ साथ जो रंपा विद्रोह है उसकी 100वीं वर्षगांठ मनाएगी। तो जो रंपा विद्रोह है
इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है, यानी कि 100 साल हो चुके हैं इस विद्रोह को, तो ये विद्रोह आपके लिए वेरी वेरी आईएमपी हो जाता है, क्योंकि 100 वर्ष हो, 50 वर्ष हो, 25 वर्ष हो और 30 वर्ष हो, ऐसे वर्ष जब होते हैं किसी भी बड़ी घटना को, तो वो घटना वर्तमान के लिए जो करेंट के लिए हॉट टॉपिक बन जाती है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना अधिक रहती है। तो श्री अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती थी और रंपा विद्रोह का 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। जो रंपा विद्रोह है उसे एक और नाम से पुकारा जाता है, वो है मान्यम विद्रोह। तो कई बार ऐसे कि ये जो रंपा विद्रोह है ये वर्ड बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध वर्ड है। तो सिंपल सी बात है, कई बार क्वेश्चन जो बनाता है वो उसे घुमाने के लिए मान्यम विद्रोह आपसे पूछ लेगा, तो आप वहाँ पे प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। जो मान्यम विद्रोह है वो ही रंपा विद्रोह है। ये 2 मार्कर के लिए आपके लिए आईएमपी हो जाता है, तो प्लीज़ इसके 3 पॉइंट लिख लेना, ठीक है। जो रंपा विद्रोह या मान्यम विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1922 से 1924 के बीच चला है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रंपा विद्रोह होता क्या है, तो रंपा विद्रोह रंपा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है वन क्षेत्र, और जो लोकल भाषा है वहाँ पे बोलते हैं इसको मान्यम विद्रोह। मान्यम का अर्थ होता है जंगलों का नायक। हुआ क्लियर, ठीक है। अब ये रंपा विद्रोह क्यों हुआ था, इसके पीछे कारण है 1882 का मद्रास वन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत इन क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय से मुक्त आवागमन तथा वन लघु वन उपजों के संग्रह को प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि 1882 में मद्रास वन अधिनियम के तहत जो लघु वन उपज है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। किसके लिए? आदिवासी समुदाय के लिए। इसके लिए जो आदिवासी समुदाय थे ये आक्रोश में आया और इन्होंने बगावत कर दी, विद्रोह हुआ, और विद्रोह को लाया कौन सा? रंपा विद्रोह या मान्यम विद्रोह। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा। अब ये जो है करंट का टॉपिक क्यों बना हुआ था, तो उसके पीछे कारण है राजा रवि वर्मा की वर्तमान में 175वीं जयंती मनाई गई, इसलिए ये चर्चा का विषय बनी हुई थी। इनके संबंधित कुछ तथ्य हैं वो जान लीजिए। जो राजा की उपाधि दी गई है, ये जो राजा है ये उपाधि है, और उपाधि दिया किसने है? ये उपाधि दिया गया है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने राजा रवि वर्मा को राजा की उपाधि दी थी, और ये आधुनिक भारतीय कला के जनक माने जाते हैं। आपके घरों में जो हिंदू घर होगा, जो हिंदुओं घर होगा, उन घरों में आपने 2 मूर्ति देखे होंगे, 2 पोस्टर देखे होंगे, जिसमें से लक्ष्मी जी खड़ी हैं और उनके हाथों से सिक्के निकलते हुए दिखाया जा रहा है। ऐसे पोस्टर लगे होंगे आपने, ठीक है। ये पोस्टर जो पहली बार मंदिरों से बाहर निकलकर आए थे, जो पेंटिंग बनाई गई थी वो पेंटिंग आज भी है। वो पेंटिंग बनाई किसने गई है? वो पेंटिंग बनाई गई है किसके द्वारा? राजा रवि वर्मा के द्वारा वो पेंटिंग बनाई गई है। अगर इनके बारे में और जानना है, ठीक है, तो एक मूवी आई थी, मूवी का नाम है रंग रसिया, और ये मूवी जो है रणदीप हुड्डा की मूवी है। तो वो मूवी देखना, आप समझ जाओगे कि जितना भी इनका जो इतिहास है किसका? राजा रवि वर्मा का, उस मूवी में बताया गया है। तो उसको प्लीज़ वॉच करना, तो आपको राजा रवि वर्मा की जो भी हिस्ट्री है वो आपको मालूम हो जाएगी। इतना याद रखना कि राजा रवि वर्मा को उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और आधुनिक भारतीय कला के जनक किसे कहते हैं? वो भी राजा रवि वर्मा कहते हैं। ये आपका 2 मार्क के लिए क्वेश्चन बन सकता है, और पीटी के लिए तो है ही। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई जो होलकर है ये वर्तमान में चर्चा का विषय क्यों बनी हुई थी, तो उसके पीछे कारण है अभी वर्तमान में यानी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदाबाद नगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है, इसलिए ये जो है वर्तमान में चर्चा का विषय बनी हुए थे। अब जो अहिल्याबाई है, अहिल्याबाई होलकर जो है ये पत्नी थी, किसकी पत्नी थी? ये थी खांडे राव की। खांडे राव की लड़ाई हुई थी, कौन सी लड़ाई? उसको बोलते हैं कुंभेर। कुंभेर की लड़ाई हुई थी जिसमें खांडे राव की मृत्यु हो गई
और मृत्यु के पश्चात जो है अहिल्याबाई ने शासन प्रशासन संभाला मालवा के क्षेत्र का। हुआ क्लियर? ठीक है। और अहिल्याबाई को न्याय की देवी कहते हैं। अगर आप इंदौर जाओ तो इंदौर में जो आज सराफा मार्केट है उसके पास में ही एक बाजार लगता है, उस बाजार को बोलते हैं आड़ा बाजार। आड़ा बाजार इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर जो अहिल्याबाई के पुत्र है और अहिल्याबाई कहीं से आ रहे थे रथ से, तो वहाँ पे एक गाय का बछड़ा उनके बेटे के रथ से मारा गया। तो अहिल्याबाई ने उसी जगह पर अपने बेटे को खड़ा करा और आगे से रथ आने को कहा। इनका मानना था कि जिस प्रकार से पीड़ा उनकी गाय की माता, जो बछड़े की माता पीड़ा को सहन कर रही है, वही पीड़ा मैं भी सहन करूंगी, मेरे बेटे के ऊपर भी रथ लाया जाएगा। तो बेटे को खड़ा कर दिया गया बीच में, इनके अहिल्याबाई के बेटे को, और वहाँ आगे से रथ लाया गया। जिस प्रकार से इनने कुचला है उसी प्रकार से इसे भी कुचला जाए। परंतु क्या हुआ कि जब रथ पास में आया इनके बेटे के, तो वो जो गाय थी जिसका बछड़ा मरा था, वो गाय जो है बेटे के सामने आके आड़ी खड़ी हो गई। तब से उस बाजार का नाम, उस जगह का नाम आड़ा बाजार हो गया। इसीलिए इन्हें कहते हैं न्याय की देवी। ठीक है। और इनका संबंध मध्य प्रदेश के मालवा से है, इसलिए जो मध्य प्रदेश के बच्चे होते हैं या मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही IMP टॉपिक बन जाता है। ठीक है। 3 मार्कर के लिए भी, 7 मार्कर के लिए भी और 11 मार्कर के लिए भी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है सच्चिदानंद सिन्हा। और ये अभी वर्तमान में करंट का टॉपिक क्यों बने हुए थे? क्योंकि हाल ही में यानी कि बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 10 नवंबर को पटना में सच्चिदानंद सिन्हा की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया, इसलिए ये जो है करंट का विषय बने हुए हैं। ठीक है। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष भी रहे थे, और इसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को इनका औपचारिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये एक संविधानवादी राष्ट्रवादी थे। इनका मानना था कि भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों को अपनाना चाहिए। इनकी कुछ पुस्तक है वो जान लीजिए। इनकी पुस्तक का नाम है इकबाल, द पोएट एंड हिज मैसेज, कश्मीर द प्लेग्राउंड ऑफ एशिया, इनकी कुछ बुक है। ठीक है। ये संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में इनका जो पटना में इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है, तो इनकी बुक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे इनकी बुक ही पूछ ले, क्योंकि ये तो क्या पूछ चुका है कि अंतरिम सभा के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो वो तो है सच्चिदानंद सिन्हा है। परंतु अब नेक्स्ट लेवल पर जाकर क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनकी बुक का नाम क्या है, तो इकबाल द पोएट एंड हिज मैसेज। दूसरी बुक है कश्मीर द प्लेग्राउंड ऑफ एशिया। ठीक है, आपको याद भी रहेगा, शानदार नाम है, कश्मीर द प्लेग्राउंड ऑफ एशिया। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनका आप मात्र एक फैक्ट याद रखना कि ये वो पहली महिला थी जिन्हें नमक सत्याग्रह के दौरान कैद किया गया था। कौन थी? जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थी, ये पहली महिला थी। इन्हें जो 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था उसमें कैद होने वाली प्रथम महिला थी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है कुई भाषा। ये करंट में टॉपिक क्यों बना हुआ था? क्योंकि जो उड़ीसा मंत्रिमंडल ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कुई भाषा को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कुई भाषा के बारे में 2 तथ्य जान लीजिए। पहला तथ्य है कि कुई भाषा का संबंध जो है द्रविड़ भाषा परिवार से, और जो दूसरा तथ्य है वो जान लीजिए कि जो उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है उसका नाम है कोंध जनजाति। ठीक है, या फिर कंध। ये जनजाति है उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। इनके द्वारा बोली जाती है कौन सी? कुई भाषा। और वर्तमान में ही उड़ीसा मंत्रिमंडल ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कुई भाषा को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पे लेक्चर समाप्त होता है। इसकी PDF आपको मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगी, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।